वाली क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है मेमोरी में फंडामेंटल का। जो मेमोरी हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग व्हाट इज मेमोरी पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए अपन लोग ये भी देख लिए कि रैम क्या होता है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे लोग वो है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। एक्चुअली इट इज ए प्राइमरी मेमोरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का जो एक नेचर होता है वो इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। रैम जो है वोलाटाइल होता है, लेकिन ये जो रोम है ना, इसका जो प्राइमरी मेमोरी तो है, क्योंकि इसके बिना कहता है कि कंप्यूटर चलेगा नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। बात समझ गए? बाकी इसका जो है बार बार इस्तेमाल नहीं करता है कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल जनरली वन टाइम होता है, मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल इसका नहीं होता है। ये रीड ऑनली मेमोरी होता है जनरली। इसमें एक बार डाटा राइट हो गया तो दोबारा इसमें रीड नहीं है, राइट नहीं होता है। जैसे रैम में डाटा डाला और निकाला जाता है ना, तो रोम आपका इस्तेमाल नहीं होता है डाटा को डालने और निकालने के लिए। रोम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डाटा को एक बार रख दिया गया और बार बार वहां से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड रोम चिप। तो रोम जो है आपका है वो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। बात समझ गए? रोम इज प्राइमरी मेमोरी, इट्स अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर को इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है काम को करने के लिए। सो इसे प्राइमरी मेमोरी तो कहा गया है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता। इसकी जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रोम। ये क्यों है ये आपको मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, आप इसको देखते रहिए। कहता है रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इट इज ए रीड ऑनली मेमोरी। जनरली ये रीड ऑनली मेमोरी होता है। इट इज ए नॉन वोलाटाइल इन नेचर। है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के उस कॉन्सेप्ट को ये चेंज कर देता है कि जो प्राइमरी मेमोरी जो है वोलाटाइल होता है। ये प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी नॉन वोलाटाइल होता है। इसकी मेमोरी क्या होती है? लॉस नहीं होती है, जबकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। फिर भी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया गया है ऐसा कि इससे डाटा लॉस नहीं होगा। बात समझिए? अब चलो इसके जो है थ्योरी पे चले आते हैं। रोम का कॉन्सेप्ट फिर तो हम कुछ दिन पहले फर्मवेयर पढ़ाए थे, तो उस दिन भी एक रोम बायोस का हम तुमको बात बोले थे, रोम चिप की बात बताए थे। कहते सॉफ्टवेयर कहीं भी रखने की जरूरत पड़ती है, तो कहीं पे क्या होता है ना, बहुत कम सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। तो जब बहुत कम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे स्टोर किया जाए? क्या हार्ड डिस्क में दिया जाए? जैसे तुम्हारे टीवी में रिमोट लगे हुए थे, तुम क्या करते हो, वन दबाते हो तो तुम्हारा चैनल वन पे चला जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डाउन करते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है, आप अपने रिमोट से इनपुट दे रहे हो जो कि इंफ्रारेड के फॉर्म में तुम्हारे टीवी के पास पहुंच रहा है। टीवी में इनपुट रिसीवर लगा हुआ है, उस इनपुट रिसीवर से वो इंफ्रारेड हो या तुमको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड है या कोई भी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया गया हो उस रिमोट के द्वारा, पता नहीं, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी उसने रिसीव किया है, उस रिसीव किए हुए फ्रीक्वेंसी को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करेगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने के लिए क्या उसमें हार्ड डिस्क रखते हैं टीवी में? टीवी का दाम कितना बढ़ जाएगा? क्या पूरा का पूरा कंप्यूटर लगा दें? छोटा सा काम था तो पूरा का पूरा कंप्यूटर नहीं लगाया, वहां पर बहुत छोटा सा प्रोसेसर है, जिस छोटे से प्रोसेसर के लिए बहुत छोटी सी मेमोरी है, और उस छोटे से मेमोरी को जो है ना, बहुत छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, एक लिमिटेड प्रोग्राम वहां लिखा गया है। तो वो जो प्रोग्राम वहां लिखा गया है बच्चे, वो प्रोग्राम लिखा गया है तुमको एक चिप में, जिस चिप को कहते हैं रोम चिप। तो उस चिप में एक बार तो सॉफ्टवेयर को लिखना पड़ेगा ना, तो एक बार उस सॉफ्टवेयर को लिख दिया गया तो दोबारा आप लाइन कटे न कटे वो रोम का डाटा कभी लॉस नहीं होगा। तो रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होता है, डिजिटल कंप्यूटर वर्ड जिस जिस डिवाइस में यूज होता है, और वो तुमको कंप्यूटर देखने में नहीं लग रहा है, इसका मतलब समझ लो कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाली गई है वो रोम में डाली गई है। किस में डाली गई है? रोम पे डाली गई है। बात समझ गए? रोम क्या होता है? बाय नेचर नॉन वोलाटाइल होता है, ये बहुत छोटा सा चिप होता है। प्राइमरी मेमोरी उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनिशियल सिस्टम के लिए जरूरी पड़ता है इसका, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी के सेक्शन में डाला गया है। कंप्यूटर में रूम कहाँ है ये बात सुनोगे, ये देखो जब तुम पावर ऑन करते हो तो कंप्यूटर ऑन कैसे होता है पता है? तुम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे हार्ड डिस्क पर है, ठीक है?
और तब तक तुम्हारा कंप्यूटर नहीं चलेगा जब तक कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल तुम्हारे रैम पे ना आ जाए। रैम पे आता है तब वो वर्क करने लगता है, तब तुम्हारा कंप्यूटर चलने लगता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि रैम का डाटा जो है लाइन कटने पे ऑफ हो जाता है, तो जब तुम दोबारा लाइन दिए हो तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आएगा? और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चालू नहीं करेगा कंप्यूटर, तब तक कंप्यूटर जैसे तुम देख रहे हो वैसे कंप्यूटर नहीं होगा। तो एक्चुअली देखना, कंप्यूटर को जब तुम ऑन करते हो तो ब्लैक स्क्रीन आता है। तो वो जो ब्लैक स्क्रीन है ना, वो जो स्टार्टिंग का प्रोग्राम है वो एक चिप पे लिखा हुआ है, जिसे अपन लोग कहते हैं बायोस चिप। दैट्स कॉल्ड रोम बायोस चिप। वो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, उस चिप पे डाला गया है। उस पे सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन है कि जब कोई लाइन देता है ना, तो सबसे पहले वही एक्टिवेट होता है। अब उसके अंदर दिया गया है कुछ चीजें हैं, जैसे कि चेक कर लो कि भैया सॉफ्टवेयर देखना एक बार पी करेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्यूटर तुम लाइन दोगे तो देखना या तो हर जगह लाइट इंडिकेट करेगा, अगर डेस्कटॉप है तो वो एक बार पिप साउंड करता है। और देखना तुम ध्यान से, जितने डिवाइस लगाए हो सब में एक लाइट इंडिकेट करता है। तुम्हारे सीपीयू में करेगा, तुम्हारे माउस में करेगा, तुम्हारे कीबोर्ड में करेगा, अगर तुम्हारा जहां जहां भी इंडिकेटर लगा हुआ है सारा इंडिकेटर क्या होता है, ब्लिंक करता है एक बार। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट होता है, पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑपरेशन करते हैं सेल्फ। पोस्ट कहने का भी अच्छी भूल रहे हैं, जैसे वही बताया ना, सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा है लेकिन वो डाटा जो है सर्च करके टाइम लग रहा है और प्राइमरी मेमोरी में नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद लग रहा है कि ना मैंने ये पढ़ा है, पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट, POST, पोस्ट, पोस्ट ऑपरेशन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट ऑपरेशन सेल्फ टेस्ट। एक्चुअली होता क्या है, प्री बूटिंग सेल्फ टेस्ट होता है। होता क्या है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले होता है कि बूट करने से पहले ये अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट करने का मतलब होता है सारे डिवाइसेज मेरे अंदर जो लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब हार्ड डिस्क इज वर्किंग और नॉट, रैम इज वर्किंग और नॉट, मेमोरी इज वर्किंग और नॉट, कीबोर्ड इज वर्किंग और नॉट, जो भी इसके इनिशियल डिवाइसेज है सारे को ये टेस्ट करता है। पहला काम वही है, पोस्ट इसी को कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, पहले तो सारे डिवाइसेज को वो क्या कर देता है, चेक कर लेता है कि सारे डिवाइसेस तुम्हारे काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली और नॉट, और वो अगर हो गया तो नेक्स्ट होता है, इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि जब भी तो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे ना तो एक फिक्स लोकेशन पे होता है, हार्ड डिस्क के 0 लोकेशन पे होता है। तो इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हार्ड डिस्क के 0 लोकेशन पर जो भी डाटा है उसको उठाओ और रैम में लाके पटक दो, और रैम में जो भी आएगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चालू कर देता है तुरंत। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ही रैम में आया वो एक्टिवेट हो गया, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है ना, बाकी काम करने लगता है। तो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लाने का काम कौन करता है, ये रोम बायोस पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो। तो रोम बायोस इकलौता रोम चिप है तुम्हारे कंप्यूटर में, बाकी कोई भी रोम चिप नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर में। तुम्हारे कंप्यूटर में इकलौता रोम चिप वही है, इकलौता सिंगल रोम बायोस। तो क्या हो कि वो अगर लाइन कटते ही खत्म हो जाए तो दूसरी बार तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा ना। वो जो देखते हो कंप्यूटर ऑन करते हो तो एचपी लिखाता है, डेल लिखाता है, आसूस लिखाता है, वो सारा चीज जो है तुम्हारे रोम बायोस से ही हो रहा है। तो किससे हो रहा है, रोम बायोस से ही हो रहा है। बात समझ गए? इकलौता चिप है तुम्हारे कंप्यूटर में जिसको कि बायोस चिप कहते हैं, जो रोम है। तो रोम बार बार क्या होता है ना, रीड और राइट करने का काम उसमें बार बार नहीं होता है, वो एक बार राइट होता है और बार बार रीड होता है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ ना, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली तो रोम में भी चेंजिंग आ गया। रोम में चेंजिंग क्या आ गया, कहता है कि सर अगर एक बार में रोम पे जो है कुछ डाटा डाल दिया और कुछ गलती हो गया तो पूरा का पूरा रोम चिप उखाड़ करके फेंक दो और दूसरा रोम चिप लगाओ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि रोम के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करोगे। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और कुछ को लगा कि देखो अपडेट जैसे सॉफ्टवेयर होता है, तो कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो रोम के भी सॉफ्टवेयर को क्या होना चाहिए, कुछ अपडेट होना चाहिए। मतलब मेरे पास ये प्रोविजन दो कि हम रोम में जो इंस्ट्रक्शन रखे हैं उसको भी समय पे अपडेट कर सकें या चेंज कर सकें। तो रोम में फ्यूचर में ये सारी चीजें आ गई, तो इसीलिए टाइप्स ऑफ रोम हो गया। जब पहली बार रोम आया था तब तो वो एक ही बात था,
भैया जहाँ फैक्ट्री में वो बन रहा था वहीं पे उसमें सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जाता था फिक्स, तुमको जिसका जरूरत है उसको खरीदो और उसको लगा लो। लेकिन बाद में समय के साथ इसमें चेंजिंग आया, टाइप्स ऑफ रोम देखेंगे, वो इरेजेबल भी हो गया, इरेज होने लगा, रिप्रोग्राम होने लगा। तो वो था तुमको प्रोग्राम का नेक्स्ट जनरेशन रोम का। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो रोम का है वो है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को ये छोड़ के भी चलता है, देखते हैं, आ जाओ देख के इसको खत्म करते हैं। अब बच्चे लोग स्किप मत किया करो यार, अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्किप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं स्किप करने का मतलब 20-25 मिनट का वीडियो नहीं होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। हम इतना बोलते हैं पागल हैं क्या, मैं दिमाग खराब है? तो स्किप ना करो, रूटीन बनाओ, बैठो जिस समय पढ़ना चाहते हो उसमें माउस को छोड़ दो और कंटिन्यूअसली हेडफोन लगा करके देखो, कॉपी कलम लेके बैठो। क्लास में होते तो क्या स्किप कर देते, तुम्हारे स्किप करने के चक्कर में होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज को तुम लोग स्किप कर जाते हो, और तब बातें समझ में नहीं आती है तो हम पे ब्लेम लगाओगे बाद में। रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट। एक्चुअली क्या बोला मैंने आपको, इससे सिर्फ रीड करेंगे, राइट इसमें हम लोग नहीं कर सकते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, ये जो होता है बाय नेचर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, प्राइमरी होते हुए भी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। अब क्या करते हैं कि इसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर कर दिया जाता है परमानेंटली, ठीक है। कब, जब मैन्युफैक्चर होता है उसी समय में। A ROM store such instruction as are required to start computer when electricity is first turned on। अभी पता है ना कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जब सबसे पहली बार तुम लाइन देते हो तो उसमें वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसका कि कंप्यूटर को ऑन करने की जरूरत है, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से सुनना है पीछे से सुन लो। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज बूटिंग, इसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग की जो कोड है वो डाली गई है कंप्यूटर के रोम चिप पर। ROM chip are not only used in computer but also in other electronic item like washing machine and microwave oven etc। मतलब तुमको हम बता ही दिए, जहां पर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट तुमको नजर आ रहा है लेकिन वो एक कंप्यूटर नहीं है, तो उसका सॉफ्टवेयर कहां पर रखा हुआ है, उसके रोम चिप पे रखा हुआ है। बात समझे? अरे यहाँ बच्ची, छोटे से छोटे बच्चे का तुमको जो है खिलौना देखे होगे, अब खिलौना में क्या है, रिमोट कंट्रोलर है, तो उसका कार प्रोसेस कर रहा है, यहाँ से दबाया उसने बटन, आगे गया, पीछे वाला बटन दबाया पीछे आया, टर्न किया तो टर्न किया, ताली बजाया तो गुड़िया नाचने लगा। तो वो साउंड पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब साउंड पे रिएक्ट कर रहा है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर है, तब कर रहा है, अलग बात है छोटा था। तो उसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, रोम लगा हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तब तो एक मेमोरी चाहिए, और मेमोरी कहाँ रखा हुआ है, रोम पे रखा हुआ है, क्योंकि लाइन कटते हैं, बैटरी खत्म होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा, इसका मतलब रैम है। लेकिन अगर परमानेंट है तो वो रोम है। अब रोम कहता है देयर आर टू मेन रीजन व्हाई रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड विथ पीसी। पहला तो परमानेंट और दूसरा सिक्योर। परमानेंट कहने का मतलब फिक्स है, परमानेंट होगा जब तक कि ये डिवाइस करप्ट ना हो जाए खुद से, और इसके करप्ट होने का एक ही चांस है कि फिर तुम उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, तो चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहने का मतलब इट इज नॉट अपडेटेबल सो वी कैन नॉट चेंज इट। तो जहां पे तुमको उसको कोई चेंज ना कर सके ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है तो आप किस में दोगे, रोम में दोगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, इट इज कॉल्ड ईपीरोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम, ठीक है। ये 3 रोम के टाइप हैं। तो पहला आ गया आपको प्रोग्रामेबल पीरोम। तो पीरोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी आपको बताया आपको मैंने, जैसे कि समय के साथ जो है ये अपग्रेड होते चला गया, तो उसमें से देखिए पहला अपग्रेडेशन मैं आपको दिखाता हूँ। पीरोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन मॉडिफाई ऑन ओनली वंस बाय ए यूजर। द यूजर buys a blank PROM and enters the desired contents using PROM programmer। अब PROM programmer एक स्पेशल डिवाइस होता है, उसके मदद से आप क्या कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर आपको PROM रोम में कोई सॉफ्टवेयर डलवाना है तो क्या करना होगा ना, उसके मैन्युफैक्चरर को ही बोलना पड़ेगा कि भैया ये कोड है,
कोड को तुम उस सॉफ्टवेयर में उसमें डाल करके हमको भेज दो। तो इससे क्या होता था, तुम्हारा कोड जो है चोरी होने का डर होता था। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात कि अगर मान लो कि तुमको जो है 50 ठो रोम का जरूरत है, और वो जो फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री कहता है नहीं यार हम 1000 से कम नहीं देंगे, तो इससे दिक्कत हो रहा था। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ऐसा रोम चिप बनाया गया जिसको कि एक छोटे से डिवाइस के मदद से एक बार इजीली प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ब्लैंक रोम सस्ता मिल गया, 50 ठो खरीदना है तो 50 को खरीद लो, 10 को खरीदना है 10 को खरीद लो। गूगल करके देख लो, चाइना में जो है ना बच्चे 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 जो है ना 4th क्लास में जो है प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उस समय में रोबोटिक्स वाले छोटे मोटे रोबोट्स बना के दे देते हैं। तो इसी सब चीज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अपने यहाँ तो खैर अभी ये सब चीजें बहुत दूर की बात है। कहता है इस चीज को दूर करने के लिए प्रोग्रामेबल रोम बनाया गया, जिसमें क्या है, यूजर एक बार उसको ब्लैंक रोम को खरीद करके पी रोम प्रोग्रामर का यूज करके उसमें अपना इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इससे दो बातें हो गई, पहली बात तो सस्ता हो गया उसके लिए रोम को खरीदना, दूसरा हो गया उसका कोड चोरी भी नहीं हुआ। अब कहता है इनसाइड द पी रोम चिप देयर आर अ स्मॉल फ्यूज व्हिच इज बर्न्ड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इसके अंदर वो छोटे छोटे फ्यूज लगे हुए होते हैं, जो कि क्या होता है जब प्रोग्राम किया जाता है तो वो जो होता है उसको कहते हैं फ्यूज, जो होता है बर्न हो जाता है प्रोग्रामिंग के दौरान। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज नॉट इरेजेबल। पीरोम जो होता है एक बार तो प्रोग्राम होता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इरेज ही नहीं होगा तो प्रोग्राम कहां से होगा। पीरोम को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इपीरोम ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, ये पी रोम का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है। ईपीरोम प्रोग्रामेबल तो है ही रोम, लेकिन साथ में इसमें एक और फीचर है, इरेजेबल भी है। इरेज भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है। तब जब इरेज किया जा सकता है तो मल्टीपल टाइम प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बात समझ गए। तो ईपीरोम क्या है, ईपीरोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट। अगर इस पर 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट रे डाला जाए तो ये रूम क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। यूजुअली एन ईपी रूम इरेजर अचीव दिस फंक्शन। इसके लिए भी एक स्पेशल फंक्शन आता है डिवाइस, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं ईपी रूम इरेजर। तो इसको इरेज किया जा सकता है। वंस इट इज इरेज्ड देन वी कैन रिप्रोग्राम इट। तो ये क्या है, एक्सटेंशन है पीरोम का। इसको आप इरेज भी कर सकते हो और प्रोग्राम भी कर सकते हो। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड यूवी यूवी पीरोम, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे की मदद से इसको आप इरेज करते हो, इसलिए इसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम भी किया जा सकता है। अगला है तुमको ईईपी रोम। ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है। इसको एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं है। ईईपी रोम जो है इलेक्ट्रॉनिकली इरेज होता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम होता है। तो आप कंप्यूटर में रहते हुए भी आप इसको इरेज कर सकते हो और इसको प्रोग्राम कर सकते हो। इट इज कॉल्ड ईईपी रोम। द ईईपी रोम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड reprogrammed about 10,000 times. Both erasing and programming takes about 4 to 10 milliseconds. In EPROM, any location can be selectively erased and programmed. बात समझ गए? It is called EPROM. ये है तुम्हारा EEPROM। तो 3 टाइप का हो गया तुम्हारा रोम। अब रोम में बात आता है, क्या क्या सीख लिया हम लोग। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है। क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सके, जो कि क्या हो, नॉन वोलाटाइल हो नेचर में। बात समझ में आ गई। ये एक प्राइमरी मेमोरी ही है, क्योंकि इट इज आल्सो ए सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वही इसमें डाले गए हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से एक चीज इसका उल्टा चलता है, और वो उल्टा चीज क्या चलता है, ये वोलाटाइल नहीं होता है नेचर में, ये नॉन वोलाटाइल होता है। जबकि मेन मेमोरी कहता है कि वो वोलाटाइल होगा। तो वो एक्चुअली मेन मेमोरी रैम को कह रहा होता है। रोम जो ही आएगा तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है एडवांटेज ऑफ रोम। तो रोम का एडवांटेज क्या है, जो जो बताए उसी में से कुछ के निकाल लो। पहले तो नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ये डाटा परमानेंट है। दिस कैन नॉट बी
एक्सीडेंटली चेंज, ये एक्सीडेंटली चेंज हो ही नहीं सकता है, गलती से चेंज नहीं हो जाएगा, इसको चेंज करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, करोगे तभी होगा। उसका चीपर देन रैम, ये रैम से सस्ता होता है क्योंकि छोटा होता है, इसीलिए रैम से सस्ता होता है। इजी टू टेस्ट, इसको इजीली टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि बहुत छोटा कोड होता है इसके अंदर। मोर रिलायबल देन रैम, अब कहता है डाटा की सिक्योरिटी के मामले में इसे कहा गया है मोर रिलायबल, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता है ये डाटा, इसलिए इस पे आप विश्वास कर सकते हो, एक बार बर्न हो गया तो हो गया, ये मोर रिलायबल है। These are static and do not require refreshing, ये स्टैटिक होता है नेचर में, इसलिए इसको रिफ्रेश की जरूरत होती ही नहीं है। its contents are always known and can be verified, इसका जो कंटेंट होगा ऑलवेज नोन होगा और वेरीफाइड ही होगा। उसके बाद कहता है आपको जो नेक्स्ट है, इसके नोट्स में लिख लो, एक वर्ड है और वो वर्ड आपका आता है कि बायोस चिप is main ROM of any computer in which booting instruction is available at the time of computer startup. It is activated directly after that other memory start working, जो हम तुमको बताए थे अभी, उसके बारे में यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि सुनते तो तुम लोग हो नहीं, इसलिए लिख भी दो। सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन करोगे तो रोम बायोस चिप जो है तुम्हारा वो एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, पहले चेक करता है तुम्हारा सारा फंक्शन, जो डिवाइसेज जो है एक्चुअली कनेक्ट है या नहीं है, जिसकी जरूरत है। उसके बाद क्या करता है, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को उठा करके रैम पे रख देता है, और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो करना है उसके बाद वो फ्रीली करे, उसके बाद ये रैम को छूने नहीं आता, रोम को छूने नहीं आता है, रोम का काम खत्म, ठीक है, रोम का काम ऑफ हो जाता है, उसके बाद सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करने लगता है, कोई काम रोम का नहीं है। रोम का इस कंप्यूटर में क्या वो काम है, कंप्यूटर ऑन कैसे होगा। इट इज ऑल अबाउट योर रोम, तो रोम के बारे में रोम का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, रोम का नोट्स बना लीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन रह जाए इसमें तो आप हमको बता दीजिएगा, ओके। एक और मेमोरी होता है जिस मेमोरी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर, क्या कहते हैं, रजिस्टर, लिखिए देना, तुमने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी लिख देना, रजिस्टर। As we know that the speed of main memory is slow as compared to CPU. So, in order to increase the rate of information transfer, the computer uses a number of a special memory unit called register. These registers are used to hold the information on temporary basis and are part of CPU. ठीक है, types of register, accumulator register, instruction register and program central register etc. ये करीब करीब 12-13 तरीके का होता है रजिस्टर। तो अभी आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको मैं क्या बता रहा था वो सबसे बड़ी चीज है। देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा होता है, डाटा प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग के लिए वो डाटा लेता है किससे, अभी हमने आपको क्या बताया, रैम से लेता है। लेकिन एक चीज होता है ना, रैम से जो डाटा ये लेगा तो रैम जो है काफी स्लो है इसके मुकाबले। तो ये जो काम कर रहा होता है ना, एकदम एक्चुअली काम कर रहा होता है ना, जैसे कहते हो कि तुम क्या कहें हम तुमको, जिस डाटा पे एग्जैक्टली वर्क हो रहा होता है ना, उस डाटा को सीपीयू अपने अंदर ही रजिस्टर है, उसके अंदर छोटे छोटे रजिस्टर हैं जिसको कि वो रखता है टेम्पोररी प्रोसेस को रन करने के लिए, उसे रजिस्टर कहा गया है। अब रजिस्टर का काम एकदम एग्जैक्टली उसी पीरियड में होता है जब डाटा प्रोसेस हो रहा है। अगर एग्जांपल तुमको समझाएं तो देखो, किचन को हम बोले थे रैम, तो किचन तुम्हारा रैम हो गया, लेकिन चाय बनाते समय जो वो तुम्हारा केटली है ना, वो रजिस्टर हो गया। वो उतना जो स्पेस है, वो छोटा सा स्पेस जिसमें चाय बन रहा है, वो रजिस्टर है। वहीं से प्रोसेस होने के बाद कोई डाटा निकलेगा। रैम से कोई भी चीज, किचन से कोई भी चीज उस केटली में डाल दो, जैसे चीनी डाले तो रैम से डाले, चाय पत्ती डाले तो रैम से डाले, मतलब किचन से डाले, पानी डाले तो किचन से डाले, लेकिन डाल कहाँ रहे हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो है तुम्हारा, वो जो बर्नल है ना, वो प्रोसेस कर रहा है, तो उसके पास भी अपना स्पेस है, थोड़ा सा वो लिखे रखा हुआ है। तो जो एग्जैक्टली प्रोसेसिंग डेटा है ना, वो तुम्हारे रजिस्टर पे होता है, और ये जो रजिस्टर है ना, ये सीपीयू का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसमें एमयू था, एएलयू था, सीयू था, एएलयू सीयू एमयू। तो उसमें जो एमयू था ना, मेमोरी यूनिट, दैट इज रजिस्टर। उसका जो मेमोरी यूनिट है वो रजिस्टर है। रजिस्टर बहुत छोटा होता है। रजिस्टर क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तुम बता सकते हो कि तुम्हारे कंप्यूटर में कितने साइज की रजिस्टर है, क्या वो है वो तो नहीं बता सकते हो, लेकिन साइज ऑफ रजिस्टर बता सकते हो।
अगर तुम्हारा कंप्यूटर 32 बिट का है मतलब तुम्हारा सीपीयू का रजिस्टर 32 बिट का है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर 64 बिट का है तो मतलब तुम्हारे सीपीयू का रजिस्टर 64 बिट का है। वो एक बार में 64 बिट लेकर के अपने पास रखता है और एक बार में 64 बिट तुमको देता है, तो इट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो सबसे पहला जो डाटा लेता है वो किससे लेता है? रजिस्टर से लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा, इसमें सुन लो, जरूरी नहीं है तुम्हारे, लेकिन फिर भी सुन लो, याद रखना। एक हो गया रजिस्टर, एक और मेमोरी होता है कंप्यूटर में जिसको हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं। कौन सा मेमोरी कहते हैं? कैच मेमोरी कहते हैं। रजिस्टर का साइज होता है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 8 बिट, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वो तुम्हारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है। लेकिन नेक्स्ट एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी क्या है बच्चा? तो कैच मेमोरी है रजिस्टर के जस्ट आगे एक और मेमोरी लगाया गया है, जो मेमोरी जो है 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB तक का होता है। वो जो 2 MB, 4 MB, 8 MB तक का होता है, दैट इज कॉल्ड कैच मेमोरी। तो जो तुम्हारा सीपीयू डायरेक्टली डाटा लेता और देता है ना, वो कैच मेमोरी से लेता है। अब कैच मेमोरी में जो डाटा आता और जाता है, कहां जाता है? कैच मेमोरी से डाटा सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू में जाएगा कहां जाएगा? सीपीयू के रजिस्टर के पास जाएगा, और सीपीयू रजिस्टर से सीपीयू के पास जाएगा। अब कैच मेमोरी के पास जो डाटा जाएगा वो कहां से? या तो रजिस्टर से उसमें डाटा जाएगा, या तो रैम से उसमें डाटा जाएगा। बात समझे? तो कैच मेमोरी जो है ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो रजिस्टर से बड़ा होता है, लेकिन रैम से छोटा होता है। बात समझे? स्पीड जो है कैच मेमोरी का ज्यादा होता है, और कैच मेमोरी का स्पीड जो है ज्यादा होता है, और किससे? रजिस्टर से, सॉरी, रैम से, और कम होता है रजिस्टर से। तो ये है तुम्हारा कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी तुम्हारा साइज में बताया ना, 2 MB से लेकर 4 MB, 8 MB तक होता है। और तुमको बता दें कि इसकी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा होती है। ये तुमको अगर इमेजिन करना है, छोटा सा इमेजिनेशन में तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर 2 MB का जो है कैच लगा हुआ है, तो तुम्हारा कंप्यूटर 40,000 का है। अगर तुम्हारे अंदर कंप्यूटर में अगर वही सेम कॉन्फ़िगरेशन में 4 MB का कैच लगा दिया जाए, 2 MB से 4 MB का, तो 40,000 का कंप्यूटर 60,000 हो जाएगा। पता नहीं क्यों होता है, किस मटेरियल से बनता नहीं बनता है वो तुम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको लिख लेना। इसके जस्ट बाद आप क्या लिख लोगे? कैच मेमोरी भी लिख ही देना, CACH, कैच मेमोरी, MEMORY मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है ये भी लिख देते हैं। कैच मेमोरी इट इज प्राइमरी मेमोरी, PRIMARY, प्राइमरी मेमोरी, MEMORY मेमोरी। इट इज ए पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही लगा हुआ होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU डायरेक्टली CPU directly CPU directly communicate with cache memory। मतलब डाटा अगर कंप्यूटर लेता है तो किससे लेता है? CPU कैच मेमोरी से लेता है। इट्स साइज इज smaller than RAM और सेकेंडरी मेमोरी, but bigger than रजिस्टर। ठीक है, its size is smaller than RAM और secondary memory, but bigger than register। CPU रजिस्टर से ये क्या होता है? बड़ा होता है। its size is smaller than RAM और secondary memory, but bigger than register। ठीक है, its cost is higher than RAM। अब जब रैम से है
और सेकेंडरी भी लिख दो, CCO एंड DARY, सेकेंडरी मेमोरी, बट लेस देन रजिस्टर। रजिस्टर से इसका कॉस्ट कम होता है, लेकिन इसका कॉस्ट जो है ज्यादा होता है किस चीज से? CPU, रैम से। बात समझिए। अब बात आती है, बच्चे लोग इग्नोर करके मत चले जाना इसको। बात आता है कि भैया इतना 4 तरीके का तुमको मेमोरी समझा दिया, तुमको एक्चुअली रैम रोम पे ही कंसंट्रेट करना है, लेकिन ये रजिस्टर और कैच मेमोरी अगर तुम जान जाओ तो तुम कंप्यूटर के मेमोरी को और बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है? और बेटर तरीके से समझ में आएगा तुमको, इसलिए मैं तुम्हें ये कैच मेमोरी और रजिस्टर बता रहा हूं। होता क्या है, कंप्यूटर में सिर्फ रैम और रोम नहीं होता है। बाप रे बाप, कंप्यूटर में सिर्फ रैम और रोम नहीं होता है। कंप्यूटर में अगर मेमोरी की बात करेंगे तो कंप्यूटर में 4 मेमोरी होता है। कंप्यूटर में कितने मेमोरी होते हैं? 4 मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर में कितने मेमोरी होते हैं आपको? 4 मेमोरी होते हैं। मेरा बोर्ड दिखेगा क्या? दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाना चाहिए। दिख जाएगा तो फिर हम कर लेंगे। तो अभी क्या है, मेरा सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है, फिर मिल जाएगा। देखो अभी हुआ क्या है कि अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए? अपन लोग पढ़ लिए प्राइमरी मेमोरी। क्या पढ़ लिए? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अपन ने क्या देखा? रैम देखा, रोम देखा। रैम देख लिया और रोम देख लिया। लेकिन कंप्यूटर में इतना ही मेमोरी नहीं होता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी की तुम बात करोगे तो कंप्यूटर की मेमोरी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेमोरी मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है। ऑलवेज किसकी बात होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब तुम बात करोगे तो सबसे पहला वर्ड जो आता है मेमोरी, वो है रजिस्टर का। किसका? रजिस्टर। सबसे पहला मेमोरी कौन? रजिस्टर। ये सीपीयू का ही पार्ट है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट, मतलब जो सबसे छोटा सा डाटा ये लेता और ले जाता है वो रजिस्टर है, ठीक है? अब रजिस्टर जो है तुम्हारे आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर भी सीपीयू के आधार पर है, वो कितना सीपीयू के अंदर रजिस्टर यूज हो रहा है। लेकिन अब उस रजिस्टर का काम क्या है? डाटा लेना। जैसे कि तुमको क्या है, 2 और 2 को जोड़ना है, तो 2 और 2 को जोड़ना है तो पहला रजिस्टर में 2 और दूसरे रजिस्टर में 2। अब इसी दोनों रजिस्टर के डेटा को वो जोड़ेगा, ना कि रैम के डाटा को जोड़ेगा। अब जोड़ करके रखेगा तो रिजल्ट भी कहीं देगा, तो तीसरे रजिस्टर में रखेगा उस 4 को। अब उस 4 को वो तुमको आगे भेजेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग करने के लिए वो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज रजिस्टर। इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है? अगला रजिस्टर के बाद जो आता है वो आता है आपको कैश मेमोरी। क्या आता है? कैश मेमोरी। CACHE, कैश मेमोरी। ये नेक्स्ट है आपका, इसको अपन लोग कैश मेमोरी कहते हैं। और कैश मेमोरी के आगे जो आता है उसको अपन लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये सभी के सभी प्राइमरी मेमोरी, ये सभी के सभी प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन आपको ये बात बताया नहीं जाता है रजिस्टर और कैश मेमोरी के बारे में, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा हो गया तो मत पढ़ो, सीधी सी बात है, रैम रोम पढ़ के छोड़ दो। लेकिन अगर ज्यादा नहीं हुआ तो ये पढ़ना है आपको, रजिस्टर, कैश मेमोरी, देन रैम। और रैम के आगे जो मेमोरी लगी हुई होती है उस मेमोरी को कहते हैं एक्सिलरी मेमोरी। कौन सा मेमोरी? एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये कौन सा मेमोरी है? एक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इतना मेमोरी होता है कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो ऐसा होता है। और इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम है मेमोरी हायरार्की। इस चैप्टर का नाम क्या है? मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की। इस चैप्टर का नाम क्या है? मेमोरी हायरार्की।
और मेमोरी हायरार्की कहां से नापा जाता है? ये सीपीयू से नापा जाता है। सीपीयू सबसे पहले डाटा किससे लेता है? रजिस्टर से। किसको देता है? रजिस्टर को। नेक्स्ट, रजिस्टर डाटा किससे लेता है? कैश मेमोरी से। देता किसको है? कैश मेमोरी को। नेक्स्ट, कैश मेमोरी डाटा किससे लेगा? रैम से। किसको देगा? रैम को। रैम किससे डाटा लेगा? एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तुम्हारा कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, फ्लॉपी हो, कोई भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेमोरी हायरार्की। अब वर्ड आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की? व्हाई मेमोरी हायरार्की इज यूज्ड? इसका इस्तेमाल किए क्यों? रीजन क्या है इसको इस्तेमाल करने का? क्यों कंप्यूटर में जो है सिर्फ हार्ड डिस्क ही क्यों नहीं लगा दिया गया 500 जीबी का? उसी को सब जगह यूज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये वर्ड आता है आपके दिमाग में ना कि क्यों? तो इसमें देखो एक चीज याद रखना कि स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड, तो सबसे ज्यादा किसका? इसका। उससे कम किसका? इसका। उससे कम किसका? इसका। उससे कम किसका? इसका। स्पीड सबसे ज्यादा इसका। स्पीड फास्ट और ये स्लो। ये फास्टेस्ट और ये स्लोएस्ट इन केस ऑफ स्पीड। ठीक है। इन केस ऑफ कॉस्ट, हाई, लो। सबसे महंगा, उससे सस्ता, उससे सस्ता और उससे सस्ता। ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट आता है तुमको साइज। सबसे बड़ा, बिग। उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, स्मॉल। मेमोरी हायरार्की में बस 3 चीज होता है। एक हो गया तुमको स्पीड, तो स्पीड में फास्टेस्ट ये, उससे स्लो ये, उससे स्लो ये, उससे स्लो। कॉस्ट, सबसे महंगा ये, उससे सस्ता ये, उससे सस्ता ये, उससे सस्ता ये। साइज, सबसे बड़ा एक्सिलरी मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद कैश मेमोरी, और उससे भी छोटा रजिस्टर। रजिस्टर से छोटा मेमोरी नहीं होता है। रजिस्टर से छोटा मेमोरी नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि रजिस्टर भी बना हुआ होता है छोटे छोटे यूनिट से, लेकिन नॉन मेमोरी का नाम अगर हम बोलेंगे तो दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर से छोटा कोई मेमोरी अपने कंप्यूटर में नहीं होता है। अब वर्ड में बोल रहा था, व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की एंड व्हाई कंप्यूटर यूजेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हमको रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं, तो रियल लाइफ से समझ जाओगे। कहता क्या है कि कंप्यूटर में क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर में क्या है, बहुत सारे टाइप के हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी लगे हुए हैं। बहुत टाइप के क्या लगे हुए हैं? मेमोरी लगे हुए हैं। लेकिन रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी यूनिट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के वर्क को कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेमोरी हायरार्की का। क्यों? अब तुमको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। अब होता क्या है, मान लो तुम अपने घर में जो है एक मिस्त्री लगा रहे हो, काम करना है तुमको। क्या करना है? घर का काम करवाना है, घर बनवाना है। तो घर बनवाना है तो तुम क्या लाओगे? तुम अपने यहाँ राजमिस्त्री लाओगे। तो जब राजमिस्त्री तुम एक लेके आए हो तो राजमिस्त्री तुमसे मान लो 500 रुपया लेता है। ठीक है। दूसरा राजमिस्त्री ही ला सकते हैं ईटा उठाने के लिए, वो भी 500 लेगा, दे दोगे। लेकिन क्या उसे ईटा नहीं उठेगा? उठेगा ना। लेकिन जब ईटा 500 में वो उठाएगा तो कॉस्ट ज्यादा लगा ना, लगा कि नहीं लगा? जिस कॉस्ट को करने के लिए तुमको लेबर 250 रुपये में मिल जाएगा ना, या नहीं मिल जाएगा? तो लेबर क्यों आपने लगाया 250 रुपये का? ताकि ये 500 रुपये जिसको मैं दे रहा हूँ इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। बात समझ गए? तो लेबर आपने लगाया 250 रुपये का। अब लेबर 250 रुपये का लगाया, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। अब ये लेबर तो काम कर रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपका जो बालू रखा हुआ है वो रखा हुआ है कितनी दूरी पर? वो रखा हुआ है आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर। जब 1 किलोमीटर की दूरी पर बालू रख दोगे तो एक लेबर को 1 किलोमीटर से बालू लाने में कितना देर लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अब वो जितना देर में आएगा उतना देर तो ये तुम्हारा जो है, जो राजमिस्त्री था, हेड मिस्त्री जो 500 रुपया ले रहा है वो तो बैठ गया। तो अगर ये बैठ गया तो फिर उसको 250 देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये बैठ गया, ये सबसे महंगा है। यहाँ तो 250-500 की मैं बात कर रहा हूँ। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और सबसे ज्यादा कॉस्टली है मेरे कंप्यूटर में। मेरा एक ही प्राइमरी गोल होता है कि सीपीयू से ज्यादा काम लिया जा सके और कम से कम पैसा में। बात समझे? सीपीयू में हम हार्ड डिस्क लगा सकते थे, लेकिन फिर वही वाला बात हो गया, रजिस्टर को हम हार्ड डिस्क कितना बड़ा बना दिए, वो इतना कॉस्टली है कि तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा या कम से कम कॉस्ट लगाओ।
कॉस्ट कम से कम लगाओ। जैसे कि एग्जांपल बोले ना, इंजीनियर को ही बोलो ना यार तुम्हारा घर जोड़ दो, क्या नहीं जोड़ देगा, इंसान ही है ना। लेकिन इंजीनियर अगर एक दिन का 10,000 का चार्ज कर रहा है, कहेगा हम ईटा तो जोड़ सकते हैं, लेकिन पर डे हमको 10,000 का तो इंजीनियर से हम ईटा नहीं जोड़वाते हैं। इंजीनियर से क्या करवाते हैं, लेआउट करवाते हैं। बाकी काम राजमिस्त्री करता है, और राजमिस्त्री भी क्योंकि ज्यादा पैसा लेता है तो उसके लिए उसके नीचे हम क्या रखते हैं, लेबर रखते हैं। और लेबर का इसलिए लगाते हैं, इतना लेबर लगाते हैं ताकि राजमिस्त्री तक सामान पहुंचने में टाइम न लगे। राजमिस्त्री जितना स्पीड में काम कर सकता है उतना स्पीड में क्या करना होता है, डाटा पहुंचाना होता है। वो जो मटेरियल होता है बालू गिट्टी वगैरह वगैरह इस तक पहुंच जाना चाहिए। तो यही डाटा का जो है ये एक फ्लो है। तो इसीलिए देखो डाटा को स्टोर मल्टीपल जगह पे कैसे किया जाता है। अब कहानी तो ये आ गया कि मजदूर उसको डाटा दे रहा है, तो मजदूर कहाँ से देता है, मजदूर देता है घर जब बनाते हो तो मजदूर उसको जो देता है बालू ला करके, कहाँ से ला के देता है, जस्ट बगल से ला के देता है, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर की दूरी से। मतलब जब तक ये राजमिस्त्री का काम खत्म हो उतना देर में वो बालू उसको मिल जाना चाहिए। तो बालू का आप स्टॉक करके रखे होगा, तो जो स्टॉक करके रखे हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक टेलर का स्टॉक है, ज्यादा से ज्यादा। अब वो एक टेलर बालू का स्टॉक है वहां से, तो फिर इस मिस्त्री जो तुम्हारा लेबर है ये उसको खत्म करने में अगर 5 घंटा लगाएगा तो 5 घंटा के अंदर तुम वहां पे एक टेलर और ला के रख सकते हो। बात समझ गए। लेकिन अब बात ये आता है कि एक टेलर भी तो खत्म हो जा रहा है। अब उस एक टेलर के पास टेलर वाला बालू जो है अगर तुम मंगवा रहे हो डिपो से डायरेक्ट, तो डिपो से आने में हो सकता है 6 घंटा लग जाए, 10 घंटा लग जाए, या हो सकता है डिपो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए क्योंकि डिपो इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो क्या करते हो तुम, एक ट्रक बालू मंगा लेते हो। लेकिन हमारे घर की सिचुएशन क्या होती है कि ट्रक किसी के घर तक नहीं पहुंचता है। अगर ट्रक घर तक पहुंच जाता तब तो फिर हमको जो है जरूरत ही नहीं पड़ता वो ट्रैक्टर का। तो ट्रक घर तक नहीं पहुंचता है, तो ट्रक से बालू थोड़ा दूरी पे गिरवाते हैं, और उस बालू को उठवा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के नियरेस्ट पॉइंट पे लाते हैं, और उस बालू को उठा करके मिस्त्री को दिया जाता है। मिस्त्री को जो वो लेबर देता है किसको देता है, छोटा सा तगारी होता है उसमें दे देता है ना। अब जब मिस्त्री काम कर रहा है, राजमिस्त्री अगर प्रोसेसर है तो वो काम कर रहा है तो क्या करता है, अपने करनी से काम करता है, तो वो किस तगारी से सामान निकालता है ना। और जब वो तगाड़ी है ना वो सबसे छोटा यूनिट हो गया है स्टोरेज का, उससे बड़ा हो गया तुम्हारा जो तो नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे एक टेलर बालू रखा हुआ है, उससे बड़ा पॉइंट हो गया रोड पर रख देते हो जाकर के एक ट्रक बालू। बात समझे। तो ये हो गया एक हायरार्की। तो हायरार्की इसलिए लगाया गया है कि कॉस्ट कम से कम देंगे और काम ज्यादा से ज्यादा लेंगे। काम किससे लेना है, मिस्त्री से लेना है, पूरी बात है। काम किससे लेना है, आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेना है। तो उस पर काम करने के लिए उसको सबसे छोटा जो उसको काम करने के लिए मेमोरी दिए हैं वो दिए हैं रजिस्टर। वो जितना को प्रोसेस कर सकता है वो रजिस्टर है। रजिस्टर में डाटा खत्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी थोड़ा सा बड़ा है। अब कैच मेमोरी में जो डाटा ट्रांसफर करने का स्पीड है वो कौन करता है, तुम्हारा रैम करता है। तो रैम का स्टोरेज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा है कि ये कैच मेमोरी को खाली नहीं होने देगा। अब जब रैम खाली हुआ तो रैम में डाटा कहां जाता है, हार्ड डिस्क पे आता है। अब हार्ड डिस्क खाली हो गया तो मतलब इसका मतलब डाटा ही नहीं। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ा जाता है जिसका नाम है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट क्या है कि कम से कम पैसा लगाना है और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस लेना है आपको कंप्यूटर से। इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले कौन है, मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले आता है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, उसके बाद एक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके। तो इसमें बात आता है कि सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद रजिस्टर। ओके। सीपीयू डायरेक्ट डाटा देता है रजिस्टर को, रजिस्टर डाटा लेगा किससे, कैश मेमोरी से, देगा किसको, कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी डाटा लेगा किससे, रजिस्टर से, देगा किसको, रजिस्टर को, और लेगा किससे, रैम से, देगा किसको, रैम को। मतलब ये सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में प्लेस्ड है कैश मेमोरी। आफ्टर दैट कैश मेमोरी कम्युनिकेट विद रैम, और रैम किससे कम्युनिकेट करता है भैया, ये कैश मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। मतलब ये डाटा देगा कैश मेमोरी को और ले सकता है कैश मेमोरी से, देगा किसको, हार्ड डिस्क को, लेगा किससे, हार्ड डिस्क से। आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन है, हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कोई भी। इसका काम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना। इसकी मेमोरी सबसे ज्यादा है लेकिन कॉस्ट सबसे कम है, स्पीड सबसे कम है। बात समझ गए।
यही है तुम्हारा मेमोरी हायरार्की। अगर तुमसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी हायरार्की, तो आप लिखेंगे मेमोरी हायरार्की इज ए memory hierarchy consists of all memory. Memory hierarchy consists of all memory available in computer system. ठीक है? In this, register is the first memory. After that, cache memory. After that, primary memory RAM, and after that, auxiliary memory or secondary storage device is placed. ठीक है? Memory hierarchy is used. Memory hierarchy is used for achieving the maximum performance in minimum cost. Okay, memory hierarchy is used for achieving maximum performance in minimum cost. ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या लिखेंगे? रजिस्टर इज द मेन मेमोरी of CPU. It is used for storing data that is used for storing data that is currently processed. Size of register is very small. It is depends upon the machine architecture. If machine is 64 bits, then register or size of register is 64 bits. If machine architecture is 32 bit, then its size is 32 bit. Okay. Next क्या कहता है? Next कहता है register taking data from the cache memory and send data to the cache memory. ठीक है? Just after the register, cache memory is placed in memory hierarchy. Cache memory is second fastest memory of memory hierarchy. Second fastest, first fastest कौन हो गया? Register. Second fastest कौन? Cache memory. It is used to store a smallest unit of data that is needed during the process, जो कि process के दौरान यूज होता है. Size of cache memory is larger than register, but smaller than RAM. Its size is available 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB. 16 MB से ज्यादा का तो यार मैंने नहीं देखा है, आगे अगर होता होगा तो होता होगा, ठीक है. जनरली its size is available from 1 MB to 16 MB. ठीक है. It's a semiconductor device. It's also volatile in nature. लेकिन अभी हम तुमको जब रैम पढ़ा रहे थे रूम, तो तुमको बताए थे कि ये जो होता है रैम जो पढ़ाए थे, ये जो है स्टैटिक रैम, बात समझ गए, इसलिए पॉजिटिव भी होता है. लेकिन क्योंकि बहुत फास्ट है तुम्हारा सीपीयू, तो इसलिए यहाँ पर एक फास्ट डिवाइस लगाया गया है ताकि सीपीयू रजिस्टर तक डाटा पहुंचने में दिक्कत ना हो. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कैच मेमोरी कम्युनिकेट विद सीपीयू रजिस्टर एंड रैम. कैश मेमोरी किस किस से कम्युनिकेट करता है? रजिस्टर से और रैम से. मतलब डाटा ले दे सकता है, या तो रजिस्टर को देगा लेगा, या तो रैम से लेगा देगा. ओके. नेक्स्ट, इन मेमोरी हायरार्की, नेक्स्ट मेमोरी इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द कैश मेमोरी एंड जस्ट बिफोर द ऑक्सिलरी मेमोरी. इट इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज यूज्ड टू स्टोर data that is needed during program execution. Its size is bigger than cache memory and smaller than secondary storage device. बाकी रैम के बारे में तो जानते ही हो, कितना चीज आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं लिखना है. यहाँ पे लिखना है आपको cost of RAM is higher than secondary memory but lower than register and cache memory. ठीक है. Speed of RAM is higher than secondary storage device but slower than cache memory and register. Okay. It is also volatile in nature. Next कहता है it communicates with cache memory and secondary storage memory.
ये किससे कम्युनिकेट करेगा? कैश मेमोरी से और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से। नेक्स्ट in memory hierarchy, next memory and last memory is secondary storage device or auxiliary memory that can be hard disk, floppy disk, CD drive, pen drive, etc. वो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बारे में लिख देना, it is larger than all available memory in computer system. इसकी साइज जो होगी वो लार्ज होगी किसी भी मेमोरी से इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। Its size is larger than all available memory of the computer system. Its speed is slower than cache memory, register, and RAM. Its cost is cheaper than RAM, cache memory, and register. It is non-volatile in nature. It is used to store data permanently. Okay? It is used to store data permanently. It is all about your memory hierarchy. तो आप रैम रोम लिखने के साथ साथ रजिस्टर के बारे में लिख लोगे, थोड़ा सा कैश मेमोरी के बारे में लिख लोगे, और जितना मैंने बताया है आपको मेमोरी हायरार्की, अगर आप वो भी लिख लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे पूछ लिया जाए एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की। तो एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की करोगे तो ये डायग्राम बनाने के साथ साथ जितना मैंने बोला वो लिख दोगे, तो दैट इज ऑल अबाउट योर मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी चैप्टर तुम्हारा हो गया यहाँ पे फिनिश। अब बचता है तुम्हारा ऑक्सिलरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, विंचेस्टर डिस्क क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।